हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड। एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 10 अक्टूबर 2020 के। आप यहाँ पे देख सकते हो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़, और आज हम 6 से 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना है, लेकिन जाने से पहले आगे हम एक दो चीज़ को डिस्कस करेंगे। जैसे कि एक तो हम अफेयर्स क्लाउड की सब्सक्रिप्शन को डिस्कस करेंगे। तो आप अफेयर्स क्लाउड की सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हो। किस तरह से आप बाय कर सकते हो, उसके दो मेथड हैं। एक, आप अफेयर्स क्लाउड के वेबसाइट पे जा सकते हो, उसमें करंट अफेयर के सेक्शन में आपको सब्सक्रिप्शन दिखेगा। और या फिर आप सीधे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाओ, वहां पे आपको लिंक अवेलेबल है, आप सीधा ही जो है वो वहां पे सब्सक्राइब कर सकते हो। और इसमें आपको क्या मिलेगा? इसमें आपको डेली करंट अफेयर्स मिलेंगे, इसमें आपको वीकली करंट अफेयर्स मिलेंगे, इसमें आपको वीकली टेस्ट मिलेगा। दोस्तों, ये बहुत ही जरूरी है अपने आप को इवेल्युएट करने के लिए, जो हमने की करंट अफेयर्स किए हैं वीक वाइज, वो रिटेन रहते भी हैं दिमाग में या नहीं, तो उसको जानने के लिए बहुत जरूरी है। एंड एक आपको मिलेगी मंथली पीडीएफ। मंथली पीडीएफ में बहुत सी चीज़ें मिलेंगी, लाइक आपको टॉप 100 क्वेश्चंस मंथ के मिलेंगे। आपको बैंकिंग, फाइनेंस और इकोनॉमी का एक पीडीएफ मिलेगा, जो कि आईबीपीएस की जो तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं, उन एस्पिरेंट्स के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और पॉकेट पीडीएफ जो है, उसमें आप करंट अफेयर्स को रिवाइज कर सकते हो, तो ये भी जो है वो बहुत अच्छा पीडीएफ का फॉर्मेट जो है वो आपको मिलेगा। और साथ ही साथ ये करंट अफेयर हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको मिलेंगे। और एक बार अगर आप विजिट करोगे, आप देखोगे ये सब्सक्रिप्शन की कॉस्ट कुछ भी नहीं है, बहुत ही मिनिमल कॉस्ट में हम आपको दे रहे हैं। और इसमें जो वैलिडिटी है वो 1 साल की है, मतलब ये सब्सक्रिप्शन जो है वो 31 दिसंबर 2020 तक की है। और इसमें आपको और भी 10% हम डिस्काउंट दे रहे हैं, मतलब और भी मिनिमल जो है वो प्राइस हो जाएगा। और ये डिस्काउंट आपको मिल रहा है इस कोड को यूज़ करके, ASH10 अगर आप कोड यूज़ करोगे तो आपको ये डिस्काउंट जो है दोस्तों मिल जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर्स को, 10 अक्टूबर के करंट अफेयर्स को। और उसमें पहला करंट अफेयर हमारे पास है, विच स्टेट हैज ज्वाइंड हैंड्स विद द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम टू सेटअप इंडियाज एंड साउथ एशियाज फर्स्ट एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग हब। देखो, इस क्वेश्चन में दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में आपने देखना है कि उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। सेकंड थिंग जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो है मैन्युफैक्चरिंग हब जो है वो बनाया जा रहा है, और वो सबसे बड़ा पूरे आप कह सकते हो इंडिया का तो है ही है, पूरे साउथ एशिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है। अब अगर मैन्युफैक्चरिंग हब है तो वहां पे बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज जो है वो क्या होंगी, ओपन होंगी। और वहां पे जो है वो बहुत ज़्यादा पैसा क्या होगा, इन्वेस्ट होगा। वहां पे इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके, या आप कह सकते हो कि वहां पे अलग अलग तरह की चीज़ें, अलग अलग आप कह सकते हो वैरायटीज में जो है वो बनाई जाएंगी। जिसमें क्या होगा, स्टेट का डेवलपमेंट तो होगा ही होगा, देश का भी जो है वो क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। और सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है, तो बाय डिफॉल्ट वहां पे कितनी ज़्यादा फैक्ट्रीज के लिए जो है वो ओपन होगा। इसको कहा जा रहा है फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। क्या कहा जा रहा है दोस्तों? फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहा जा रहा है। और ये कौन सी स्टेट है? ये है दोस्तों तमिलनाडु। याद रखना है कौन सी स्टेट है ये, तमिलनाडु। और यहाँ पे देख सकते हो आप, और इसमें एक कॉरिडोर बनाया जा रहा है कि कोयम्बटूर से लेके, कहाँ से लेके दोस्तों, ये बनाया जा रहा है कोयम्बटूर से लेके मदुरई तक का जो है वो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जा रहा है, मतलब इतना बड़ा कॉरिडोर होगा। और याद रखना, ये इंडिया का सबसे पहला और सबसे बड़ा एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग हब है, इसकी यही खासियत है। और अप्रॉक्सीमेट $1.4 बिलियन जो है वो इसमें क्या होगा, खर्चा होगा। तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट तो याद तो रखना पड़ेगा हमें कि कौन सी स्टेट में होगा, ये तमिलनाडु में होगा। कई बार पूछ लेते हैं कौन सी पाइपलाइन कंस्ट्रक्शन है, ये कोयम्बटूर से लेके मदुरई पाइपलाइन कंस्ट्रक्शन है। इतना बड़ा जो है ये इंडस्ट्रियल हब जो है वो बनाया जाएगा। तो आपको तमिलनाडु का पता ही है, तमिलनाडु की दोस्तों कैपिटल चेन्नई है, और गवर्नर कौन है? थिरुबनवारीलाल। थिरुबनवारीलाल पुरोहित कह लो चाहे पंडित कह लो, थिरुबनवारीलाल पुरोहित। तो ये हमारे पास क्या है, गवर्नर है। और तमिलनाडु दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट है। तमिलनाडु में है लाइक अगर आप देखोगे मुदुमलाई नेशनल पार्क, मुदुमलाई नेशनल पार्क याद रखोगे। अन्नामलाई नेशनल पार्क है एक बहुत ही फेमस, मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है कि मुदुमलाई नेशनल पार्क और अन्नामलाई नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। और यहाँ पे जो है वो आप देखोगे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भी है, लेकिन नीलगिरी जो है वो दो स्टेट्स के साथ और टच करता है, तमिलनाडु के साथ, केरला और कर्नाटका के साथ और भी टच करता है। और एक यहाँ पे शोला नेशनल पार्क भी है, शोला नेशनल पार्क उसका पूरा नाम है, दैट इज द पम्पाडम शोला नेशनल पार्क, पम्पाडम शोला नेशनल पार्क। So these are very important national parks in the Tamil Nadu. There is one more, that is the Gulf of Mannar Marine National Park, that is also in Tamil Nadu. So many things in Tamil Nadu, and keep in mind all the things. Now moving to next question. Who inaugurated International Conference on Mental Health? इट मीन यू कैन से कि कौन बंदा जो है वो इंडिया की तरफ से जो वहाँ पे क्या करता है, इसको अटेंड करता है। तो आपने ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो ध्यान में रखनी है, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन मेंटल हेल्थ, मतलब ये कोविड-19 के कारण जो लोग डिप्रेस हो चुके हैं, ताकि वो बाहर निकल सकें इस चीज़ से, इसके कारण जो है वो ये कॉन्फ्रेंस का आयोजन जो है वो किया गया था।
अगर आप देखोगे ये पूरा का पूरा सिस्टम जो मेंटल हेल्थ का किया गया है ये सारा कोविड-19 के कारण किया गया है, ताकि लोग डिप्रेस ना हो और उनको कोई ना कोई चेतना जो है वो हम प्रोवाइड कर सकें। और ये किया है मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, और वो कौन है दोस्तों, वो है थावरचंद गहलोत। याद रखोगे आप कौन है, थावरचंद गहलोत, जिन्होंने इसका जो है वो इनॉग्रेशन में इंडिया की तरफ से हिस्सा लिया और बेसिकली इंडियन लेवल पे इसको किया गया, तो थावरचंद गहलोत ने जिन्हें इसको इनॉग्रेट किया। तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन मेंटल हेल्थ, ये आप याद रखोगे, लुकिंग बियॉन्ड कोविड-19, ताकि लोगों को प्रेरणा मिले कि हमें निराश नहीं होना, हमें आगे जो है वो बढ़ना है। तो इस न्यूज़ में और कुछ खास नहीं है, ना ही ये न्यूज़ कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट, लेकिन मैंने कवर कर लिया ताकि आपको मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट के बारे में थोड़ा सा पता लग जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट में मार्क कर लो इसको, कि क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ द हाफ ईयरली कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज विच वाज हेल्ड रिसेंटली। एक तो दो चीजें इसमें, एक तो हाफ ईयरली है, इसका मतलब साल में 2 बार होती है ये। एक कोस्टल सिक्योरिटी है, मतलब मैरीटाइम सिक्योरिटी एक्सरसाइज है, और ये किसी कंट्री के साथ नहीं है, ये हमारी अपनी ही एक्सरसाइज है। अगर आप देखोगे इंडिया का साउथ पार्ट, तो इसमें अगर आप देखोगे ये वाला एरिया जो है केरला, कर्नाटक और लक्षद्वीप वाला, इस एरिया में इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया है, इस एरिया में इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया है। तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नाम आपने याद रखना है। नाम क्या है इसका, इसका नाम है सागर कवच। याद रखोगे कौन सा, सागर कवच, इस एक्सरसाइज का नाम सागर कवच। और ये हमारी अपनी जो है वो एक्सरसाइज है, बस इतना याद रखना है कि कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज का नाम जो है वो क्या है, सागर कवच। या फिर ऑप्शन देख के आप समझ जाओगे कि क्या आंसर होगा। अभी अभी हमने जो है वो एक कंट्री के साथ भी जो नेवल एक्सरसाइज की है, वो कौन सी है, बोंगो सागर। बोंगो सागर, ये दोस्तों कौन सी कंट्री के साथ थी, ये थी बांग्लादेश के साथ। तो ये भी आपको जो है वो क्या रहना चाहिए, याद रहना चाहिए, बोंगो सागर बांग्लादेश के साथ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 2 डे कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज, दैट इज द सागर कवच, याद रहेगा आपको। नेक्स्ट आते हैं अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियस एंटी रेडिएशन मिसाइल हु रिसेंटली सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड। अभी अभी उसका टेस्ट किया गया है। और एक खास बात क्या है, मैं बार बार बताता हूं, जब भी इंडिजीनियस वर्ड आ जाए वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया की फर्स्ट इंडिजीनियस है, मतलब हमने खुद बनाया है उसको। एंटी रेडिएशन मिसाइल है, मतलब हम किसी और लड़ाकू विमान के साथ उसको अटैच करके भेज सकते हैं और वहां से फायर कर सकते हैं उस मिसाइल को। इसका मतलब अगर ऊपर उड़ा के उसको नीचे की तरफ हमने भेजना है तो वो कौन सी मिसाइल होगी, एयर टू सरफेस मिसाइल होगी दोस्तों। कौन सी होगी, एयर टू सरफेस मिसाइल। तो याद रखना है, एक तो क्या हो गया, एयर टू सरफेस मिसाइल है, और उसका नाम आपने जो है वो याद रखना है, और ये इंडिया की सबसे पहली इंडिजीनियस एंटी रेडिएशन मिसाइल है। तो इसका आंसर जो है वो दोस्तों क्या है, वो है रुद्राम 1। तो याद रखोगे का क्या आंसर है, रुद्राम 1। तो सिंपल था, इंपॉर्टेंट है और याद रखने वाली न्यूज़ है। तो इसको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मार्क कर लो। तो याद रहना चाहिए आपको रुद्राम 1। और इसको किसने डेवलप किया है, डीआरडीओ ने डेवलप किया है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और इसके आपको पता ही है कि हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। काफ़ी लोग बेंगलुरु लगा देते हैं आंसर, लेकिन हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली। और डीआरडीओ के हेड कौन है, वो हैं डॉक्टर सतीश रेड्डी। याद रखना है कौन है, सतीश रेड्डी, और जी सतीश रेड्डी, यू कैन से जी सतीश रेड्डी। तो आप देख सकते हो, इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर डीआरडीओ रुद्राम। याद रखना है, ये क्वेश्चन आएगा दोस्तों, आईबीपीएस वाले स्टूडेंट इसको नोट कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रुद्राम। और इसको सुखोई के साथ, जो आप देखो ये सुखोई है, तो इसके साथ जो है वो इसको अटैच करके भेजा गया ताकि इसकी टेस्टिंग जो है वो की जा सके। एयर टू सरफेस मिसाइल है, ये चीज़ आप याद रखोगे। सिंपल सी 2-3 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, डीआरडीओ के बारे में 2 चीज़ें याद कर लियो। नेक्स्ट आते हैं अगला क्वेश्चन, हु अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इंडियाज फर्स्ट बैडमिंटन ब्रांड ट्रांसफॉर्म। 2 चीजें हैं इस क्वेश्चन में, एक तो इंडिया का पहला बैडमिंटन ब्रांड कौन सा है, वो ट्रांसफॉर्म है, ताकि वो रैकेट, शटल्स और बाकी जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है बैडमिंटन से वो बना सकें। तो उस ब्रांड का नाम क्या है, ट्रांसफॉर्म। और उसने अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो बाय डिफॉल्ट पहला ही होगा, अगर कंपनी नहीं है तो पहला ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है, तो होगा तो वो जुड़ा हुआ कोई ना कोई बैडमिंटन का प्लेयर, और वो बंदा कौन है, चेतन आनंद। दोस्तों याद रखोगे, बिल्कुल याद रखेंगे सर। चेतन आनंद जो नाम है ये आपने याद रखना है कि इन्होंने जो है वो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं ये फर्स्ट बैडमिंटन ब्रांड के, और ब्रांड का नाम क्या है, ट्रांसफॉर्म। ये 40 साल के बैडमिंटन प्लेयर हैं बेसिकली। ये फेमस हुए थे जब इन्होंने 2006 में जो मेलबर्न में, मतलब ऑस्ट्रेलिया में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुई थी, उसमें इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, मेंस सिंगल में भी और मिक्स्ड टीम में भी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि उस टाइम पीरियड पे ये बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे। अदरवाइज इनको इसी काम के लिए अर्जुन अवार्ड भी दिया गया था 2006 में, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये नहीं है क्योंकि अब 2006 का तो पूछेंगे नहीं कि किसने जो है वो ब्रॉन्ज मेडल जीता है। उन्होंने सिर्फ यही पूछना है कि ट्रांसफॉर्म ब्रांड जो है वो किसके लिए है, या कौन सी इक्विपमेंट्स बनाता है, या वो पूछेंगे कि ट्रांसफॉर्म जो ब्रांड बेस्ट है उसका किसको बनाया गया, तो चेतन आनंद हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो चेतन आनंद जी को, तो इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया ट्रांसफॉर्म का।
नेक्स्ट देखो दोस्तों, इंपॉर्टेंट न्यूज में मार्क कर लो इसको, क्योंकि कल मैंने आपको वर्ल्ड बैंक का बताया था। किसका बताया था? वर्ल्ड बैंक ने प्रेडिक्ट किया था 9.6%। कितना प्रेडिक्ट किया था? 9.6%। कि इंडिया का जो ग्रोथ रेट है वो अगले साल मतलब 2020 से 21 वाले के पूरे फाइनेंशियल ईयर में कम होगा 9.6%। लेकिन अभी किसने बता दिया? डब्ल्यूटीओ ने बता दिया। किसने बता दिया? डब्ल्यूटीओ ने। तो डब्ल्यूटीओ ने अगर बताया है तो भाई ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया सर, आपको हो गया बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। तो डब्ल्यूटीओ ने बताया है कि कितने परसेंट रहेगा? 9.2%। मतलब इनकी प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग जो है वो कितना होगा? 9.2% होगा। तो याद रखना 9.6% वर्ल्ड बैंक का था और इन्होंने कितना प्रेडिक्ट किया है? दैट इज 9.2%। तो इतना, बस इतना याद रखोगे, यही जो है वो बहुत है। और डब्ल्यूटीओ के बारे में आपने याद ही रखनी है। हेडक्वार्टर तो सबको पता है क्या है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। और मेंबर कंट्रीज कितनी है? 164 मेंबर कंट्रीज है दोस्तों। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की कंट्रीज कितनी है? 164। और एक बात और मैं इंपॉर्टेंट बता देता हूँ करंट के साथ ही, कि अगस्त में जो इनके आप कह सकते हो डायरेक्टर जनरल थे रॉबर्ट एजवेडो, उन्होंने रिजाइन कर दिया था। रॉबर्ट एजवेडो जी ने क्या कर दिया? रिजाइन कर दिया। तो अभी नया बंदा जो है वो पॉइंट नहीं हुआ। तो याद रखना है रॉबर्ट एजवेडो आजकल इसके हेड नहीं है, तो अभी कोई नया बंदा पॉइंट नहीं हुआ। लेकिन आपको पूछ सकते हैं कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के कौन से डायरेक्टर जनरल थे जिन्होंने अभी अभी रिजाइन किया? तो याद रखना है रॉबर्टो एजवेडो या रॉबर्ट एजवेडो, नाम याद रखोगे दोस्तों। नेक्स्ट आते हैं अगला क्वेश्चन, हु गेट्स एडिशनल चार्ज ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लो इंपॉर्टेंट सेक्शन में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए शायद ना पूछें, लेकिन है इंपॉर्टेंट। तो सिंपल क्यों है? क्योंकि ये सबको पता है कि रामविलास पासवान जी का देहांत हो गया। तो इसका मतलब लोगों को यह भी पता है कि रामविलास पासवान जी के पास कौन सी मिनिस्ट्री थी। तो आप कहोगे सर उनके पास कंज्यूमर अफेयर, फूड और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्ट्री थी। तो मैं कहूंगा बिल्कुल सही कह रहे हो आप। लेकिन अब उनका देहांत हो गया तो भाई मिनिस्टर तो किसी और को बनाना पड़ेगा उस चीज का, बिल्कुल बनाना पड़ेगा सर। तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? तो ये एडिशनल चार्ज किसको दिया गया है? पीयूष गोयल जी को दिया गया है। तो ये यहाँ पे याद करने वाला पॉइंट है। जो याद करने वाला पॉइंट है वो नाम क्या है? पीयूष गोयल जी। उनको ये जो है वो डिपार्टमेंट का एडिशनल चार्ज दिया गया, क्योंकि रामविलास पासवान जी जो है वो क्या हो गए? उनका स्वर्गवास हो गया, उनका देहांत जो है वो हो गया है। और ऑलरेडी जो है वो पीयूष गोयल जी किस चीज के मिनिस्टर हैं? ये भी आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल पता होना चाहिए सर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। तो उनके पास है दोस्तों रेलवेज ऑलरेडी है, उनके पास कमर्स और इंडस्ट्री जो है वो ऑलरेडी है। और ऑलरेडी वो राज्यसभा के भी जो हैं वो डिप्टी लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो ये दोनों तीनों चीजें जो है वो क्या है? इंपॉर्टेंट है। तो अभी उनके पास चला गया है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। और साथ ही साथ अभी आपको पता है कि हरसिमरत कौर बादल जी ने भी रिजाइन कर दिया। उनके पास कौन सी मिनिस्ट्री थी? फूड एंड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री थी। और जब उन्होंने रिजाइन कर दिया तो इसका मतलब वो अब मिनिस्ट्री जो है वो किसके पास चली गई? नरेंद्र सिंह तोमर जी के पास चली गई है। तो ये भी याद रखना आपने। तो दो मिनिस्ट्रीज का बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखना, एक तो हरसिमरत कौर बादल जी का, एक रामविलास पासवान जी का। तो दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखोगे आप पीयूष गोयल जी, एडिशनल चार्ज मिल गया इनको इस डिपार्टमेंट का। और याद रखना ये पहले किसके पास था? रामविलास पासवान जी के पास। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, हु इज अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट नहीं कह रहा है इसको, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन इतनी ज्यादा सुनने वाली या इतनी ज्यादा फेमस नहीं है, लेकिन फिर भी याद रखना है ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। इंपॉर्टेंट आ सकता है, कई बार एग्जाम में ड्यूड हो जाए तो क्वेश्चन डाल सकता है वो। ठीक है, तो इसमें हमने एक कुछ ही टाइम पीरियड पहले हमने क्वेश्चन कवर किया था, उषा पड़ी। उषा पड़ी जो है वो एक लेडी जो है वो इनका एडिशनल आप कह सकते हो कि टेम्परेरी तौर पे इस डिपार्टमेंट की हेड बनाई गई थी। डायरेक्टर जनरल टेम्परेरी तौर पे बनाया गया था ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, क्योंकि जो राकेश अस्थाना जी थे वो रिटायर हो गए थे। तो किसको बनाया गया था? उषा पड़ी जी को बनाया गया था। लेकिन वो टेम्परेरी थी तो अब परमानेंट तो लगाना ही था। तो अब परमानेंट किसको लगा दिया गया है? वो लगाया गया है एम ए गणपति जी को। किसको लगाया गया? एम ए गणपति जी को। ये आईपीएस ऑफिसर हैं तो इनको लगाया गया। ऑलरेडी बहुत ही की आप कह सकते हो डिपार्टमेंट्स के अंदर ये रह चुके हैं। तो इनका नाम जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया, एम ए गणपति जी। तो पहले राकेश अस्थाना थे, आपने याद रखना है। और साथ ही साथ जो है वो उनको बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में जो है वो भेज दिया है राकेश अस्थाना जी को, उनके डायरेक्टर जनरल लगा दिए गए हैं। तो इसलिए जो है वो ये इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों कब तक लगाया गया? 2024 तक। 2024 फरवरी में रिटायर होंगे, फरवरी 2024 तक इनको लगाया गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो आईपीएस ऑफिसर है, नाम क्या है? एम ए गणपति जी। और किसका लगाया? ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका? न्यू दिल्ली। कहाँ पे होगा? न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, हु वन 2020 नोबेल प्राइज इन लिटरेचर? गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहूंगा मैं इसको। एक तो लिटरेचर का सबसे ज्यादा पूछा जाता है, एक पीस का पूछा जाता है। आज हम दोनों ही करेंगे,
लिटरेचर भी करेंगे और पीस भी करेंगे, शांति भी देंगे और साथ ही साथ जो है वो आपको पढ़ाएंगे भी। तो दोनों ही अवार्ड मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे सर, पीस भी मिलेगा और साथ में कौन सा मिलेगा, लिटरेचर। तो फटाफट मुझे आप लिटरेचर का बता दो भाई, आंसर क्या होगा, लिटरेचर में नोबेल प्राइज जो है वो किसको मिला है, किसको मिला है। और मैं आपको बता दूं कि वो ऑल ओवर वर्ल्ड 16th वोमेन है, 16th वोमेन है जिनको लिटरेचर में जो है वो नोबेल प्राइज मिला है, जिनको लिटरेचर में नोबेल प्राइज मिला। और वो यूएसए से बिलोंग करती हैं, लेडी हैं, यूएसए से बिलोंग करती हैं। और यूएसए से आज तक 3 ही लेडीज हैं, मतलब वोमेन हैं, जिनको नोबेल प्राइज मिला है। और नाम क्या है, लाउजी ग्लक। तो याद रखना है नाम क्या है, लाउजी ग्लक। इनको जो है वो ये अवार्ड दिया गया है, 16th है ऑल ओवर वर्ल्ड लेवल पे। अदरवाइज जो है वो क्या है, थर्ड वुमेन है यूएसए से जिनको ये नोबेल प्राइज लिटरेचर के अंदर मिला है। 77 ईयर्स ओल्ड लेडी है एक, जिनको ये अवार्ड दिया गया। और उनका आप कह सकते हो बहुत नॉवल जो है वो उनकी फेमस है, बहुत सी बुक्स फेमस हैं। लेकिन उनको जो ये अवार्ड मिला है ये उनकी स्टोरी टेलिंग के कारण मिला है। उनको किसके कारण मिला है, स्टोरी टेलिंग के कारण मिला है। उनकी 12 कलेक्शंस हैं पोएट्री की पूरी, और जिसका नाम है फेथफुल एंड वर्चुअस नाइट, फेथफुल एंड वर्चुअस नाइट। तो इसके ये बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ, बेस्ट सेलिंग में रहा ये, जिसके कारण जो है इनको नोबेल प्राइज जो है लिटरेचर में दिया गया। और कहाँ से बिलोंग करती हैं, यूएसए से, इसको याद रखोगे। तो इंडिया पे आ जाते हैं, साथ ही साथ इंडिया में सबसे पहले मिला था रविंद्रनाथ टैगोर जी को 1930 में नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर में। और वो इंडिया का पहला नोबेल प्राइज था, और वो था अभी किसमें, लिटरेचर में। और रविंद्रनाथ टैगोर जी पहले इंडियन थे जिनको नोबेल प्राइज मिला था, और फर्स्ट एशियन भी थे जिनको नोबेल प्राइज मिला था, ये भी आप याद कर सकते हो, फर्स्ट एशियन थे। इवन आप ये भी याद कर सकते हो कि रविंद्रनाथ टैगोर जी फर्स्ट नॉन यूरोपियन थे जिनको नोबेल प्राइज मिला था। फर्स्ट नॉन यूरोपियन पर्सन भी कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये 2-3 चीजें, फर्स्ट इंडियन, फर्स्ट एशियन, फर्स्ट नॉन यूरोपियन टू विन ए नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, वो कौन था, रविंद्रनाथ टैगोर जी। तो ये आप याद रखोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बता दी हैं। और ये नाम जो आप फर्स्ट ऑप्शन में देख रहे हो सर, डेविड एटनबर्ग, ये कौन थे भाई। तो आप कहोगे सर आपने करवाया हुआ है, ये बिल्कुल करवाया हुआ है, तो बताओ फटाफट आंसर। और ये थे, इन्होंने मिला है इनको इंदिरा गांधी पीस प्राइज, क्या मिला है, इंदिरा गांधी पीस प्राइज इनको दिया गया सर एटनबर्ग को। और बाकी नाम सर बाकी नाम है पर्ल बक और टोनी मॉरिसन, ये दो वो लेडीज हैं जिनको यूएसए में लिटरेचर प्राइज पहले मिल चुका है, क्योंकि मैं बता चुका हूं कि लुइस ग्लक जो है वो थर्ड लेडी है जिनको ये मिला है। क्लियर। तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है, तो आप देख सकते हो इनकी पिक्चर, तो पिक्चर से थोड़ा सा याद रहेगा, लाउजी ग्लक जिनको नोबेल प्राइज लिटरेचर में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, हु बिकम द मिंत्राज फर्स्ट डिजिटल ब्रांड एम्बेसडर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली बार मिंत्रा ने जो है वो डिजिटल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, और वो एक यूट्यूब फेमस पर्सनैलिटी है, यूट्यूब फेमस पर्सनैलिटी है। तो आंसर तो बहुत सिंपल है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, मिंत्रा का ब्रांड एम्बेसडर है, डिजिटल ब्रांड एम्बेसडर है, सोनू सूद तो हो नहीं सकते, आतिफ असलम हो नहीं सकते, ये दोनों यूट्यूब की पर्सनैलिटीज हैं। और उसमें दर्शन रावल जी तो अब आप कह सकते हो कि बहुत अच्छे सिंगर्स में उनका नाम आ गया है, लेकिन भुवन बम आप कह सकते हो कि बहुत ही अच्छा ह्यूमर क्रिएट करते हैं ये, तो भुवन बम जो हैं वो ये बन गए हैं। तो आप देख सकते हो भुवन बम, इनको बनाया गया मिंत्रा की तरफ से अपना डिजिटल ब्रांड एम्बेसडर, तो याद रखोगे यूट्यूब सेंसेशन। नेक्स्ट आते हैं, हु वन 2020 नोबेल पीस प्राइज। गाइस इसी की मैं बात कर रहा था, जो कि दूसरा क्वेश्चन आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आपने लेना है कि किसको जो है वो नोबेल पीस प्राइज दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया में आपको पता ही है कि कैलाश सत्यार्थी जी को मिल चुका है, कैलाश सत्यार्थी जी को मिल चुका है। उनका एक आंदोलन चल रहा था, बचपन बचाओ आंदोलन, उसमें उनको दिया गया 2014 में। लेकिन ये अवार्ड उन्होंने शेयर किया था, पाकिस्तान में मिला था मलाला यूसुफजई को। तो बहुत इंपॉर्टेंट लेडी जिन्होंने एजुकेशन के ऊपर काम किया। और उधर अगर आप कहोगे सबसे पहले इंडिया में मदर टेरेसा जी को दिया गया था, और 1979 में मिला था, वो ईयर पूछ लेते हैं कई बार, 1979 में मिला था। तो ये दोनों आप याद रखोगे। नोबेल पीस प्राइज दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत सी पर्सनैलिटीज को मिल चुका है, लाइक नेल्सन मंडेला जी की बात करूंगा साउथ अफ्रीका से, बैरक ओबामा की बात करूंगा यूनाइटेड स्टेट से, उनको ये अवार्ड मिल चुके हैं पहले। लेकिन अभी 2020 का हमने तो बताना है कि किसको मिला है। तो आप कहोगे सर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, तो यूनाइटेड नेशन का जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है उसको ये अवार्ड मिला है। तो मैं कहूंगा आप बिल्कुल सही सोच रहे हो कि यूनाइटेड नेशन का जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है उनको ये नोबेल पीस प्राइज मिला है, क्योंकि माना जाता है कि पूरे वर्ल्ड में जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की तरफ से लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है ये, जो पूरे वर्ल्ड में हंगर और फूड सिक्योरिटी को क्या करती है, एड्रेस करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कि वो भूखा किसी को सोने नहीं देते। ये मतलब उनका लक्ष्य है कि हमने पूरे देश में जो है वो खाने को क्या करना है, पूरे वर्ल्ड में खाने को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो याद रखना है दोस्तों, इतनी चीजों से आपको याद रहेगा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम।
तो नोबेल पीस प्राइज, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस, ये याद रहना चाहिए। और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हेडक्वार्टर जरूर आएगा, जरूर आएगा, 90% श्योरिटी है कि आएगा, रोम इटली। कहाँ पे हेडक्वार्टर? रोम इटली। और इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी पूछ सकते हैं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है? डेविड, कौन है? डेविड बेस्ली, BEASLY, SLEY, BEASLE, डेविड बिस्ली। तो याद रख लेना नाम डेविड बिस्ली, अदरवाइज आज तक आपने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं इसलिए इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम हेडक्वार्टर इज इन रोम। नेक्स्ट आते हैं रामविलास पासवान जी। बहुत ही दुखद अगर आप कहोगे न्यूज जो मैं आज पढ़ रहा हूं वो है रामविलास पासवान जी का देहांत हो गया। मतलब पर्सनली भी आप कहोगे, वैसे भी पूरे इंडिया लेवल पे भी आप देखोगे, हर बंदे को जो है वो क्या हुआ, दुख हुआ इस बात के ऊपर। और बहुत ही फेमस लीडर थे, खास करके जो दलित पॉपुलेशन थी उसके अंदर जो है वो बहुत ज्यादा फेमस थे। इनका जन्म जो है वो 1946 में हुआ था। उत्तर प्रदेश एरिया से नहीं बिलोंग करते हैं दोस्तों, वो कौन से एरिया में बिलोंग करते हैं? बिहार से। कहाँ से बिलोंग करते हैं? बिहार से। काफी लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि उत्तर प्रदेश से हैं या बिहार से हैं, तो वही वो बिहार से हैं। नीतीश कुमार जी से आप याद रखियो। उनके बेटे हैं चिराग पासवान जी, जिनकी नीतीश से अभी उन्होंने थोड़ा सा खटास कर ली है, उनके साथ रिलेशन थोड़े से खराब हो गए। अदरवाइज पहले वो उनको सपोर्ट भी करते थे। और इनकी पॉलिटिकल पार्टी का नाम आपको पता ही है, लोक जनशक्ति पार्टी। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी? लोक जनशक्ति पार्टी। और दलित लीडर बिहार के माने जाते हैं। और एक खास बात और बताऊंगा आपको कि ये 8 बार लोकसभा में इलेक्ट हो चुके हैं। कितनी बड़ी बात है, सोचो कि 8 बार लोकसभा में इलेक्ट हो चुके हैं 1977 से लेके 2014 तक। कितनी बड़ी बात जो है वो इसके अंदर है। और राज्यसभा के अंदर भी रह चुके हैं 2010 से लेके 2014 तक। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर आप देख सकते हो। और उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी थी? हाजीपुर। और उस टाइम पीरियड पे जब ये जीते थे हाजीपुर से, ये एक रिकॉर्ड था, क्योंकि इतने बड़े मार्जिन से आज तक कोई भी जो है वो नहीं जीता। जितने मार्जिन से कौन जीता था? रामविलास पासवान जी जो है वो जीते थे। और मिनिस्ट्री आपको दोस्तों पता ही है कौन सी थी, आज मैं बता चुका हूं आपको कि वो कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन से थे। और उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी थी? हाजीपुर थी, जिनसे उनका देहांत हो गया। तो आपने याद रखनी, इतनी सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताई है। और ये मिनिस्ट्री अब किसको दे दी गई है? ये पीयूष गोयल जी को दे दी गई। तो ये कुछ बातें, वैसे तो जितनी मैं बातें बताऊंगा वो कम ही होंगी रामविलास पासवान जी के लिए, लेकिन फिर भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैंने कोशिश किया कि मैं कवर कर सकूं उसको। नेक्स्ट आते हैं अगला क्वेश्चन। फॉर्मर केरलास हाई कोर्ट चीफ जस्टिस, एक तो इसमें नाम आ गया केरला स्टेट का, फॉर्मर केरला हाई कोर्ट चीफ जस्टिस के उषा पास्ट अवे। अब ये न्यूज हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है? आप ये नहीं कहोगे कि ये सर केरला के लिए इंपॉर्टेंट है, नहीं भाई, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर इसके अंदर आप एक बात ध्यान में दोगे, शी इज द फर्स्ट वुमेन, बेसिकली शी वाज द फर्स्ट वुमेन टू बी डायरेक्टली एलिवेटेड टू द हाई कोर्ट बेंच फ्रॉम द बार एंड बिकम चीफ जस्टिस। इसका मतलब सिंपल वर्ड्स में मैं कहूंगा कि ये भारत की पहली महिला हैं जिनको सीधा ही हाई कोर्ट का क्या लगाया गया था? चीफ जस्टिस लगाया गया था। तो ये याद रखना, क्योंकि पहली वुमेन रही है जिनको सीधा चीफ जस्टिस लगाया गया था। और नाम क्या है उसका? के उषा जी। और ये केरला हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस जो हैं वो रह चुकी थी। और इनका 81 ईयर्स में जो है वो क्या हो गया? देहांत हो गया। तो बेसिकली याद रखना आपने एक दो बातें बस, और इसमें कुछ याद करने वाला नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बस के उषा जी का नाम याद रखोगे। और के से आप वैसे भी याद रख सकते हो केरला। केरला इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ पे पेरियार नेशनल पेरियार नेशनल पार्क है यहाँ पे। यहाँ पे अगर आप देखोगे साथ में इरनाकुलम नेशनल पार्क है, इराविकुलम नेशनल पार्क है यहाँ पे। बहुत ही फेमस साइलेंट वैली नेशनल पार्क, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और केरला में ही जो है वेस्टर्न कोस्ट की सबसे हाईएस्ट पीक भी है। कौन सी है वो? अनाईमुडी, वो भी यहीं पे है। तो ये सारी चीजें आप याद रखोगे केरला के लिए। नेक्स्ट आते हैं, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना। देखो सौर का मतलब आपको पता ही है, सूरज की रोशनी, मतलब सोलर की बात कर रहे हैं। स्वरोजगार मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ? स्वरोजगार मतलब मैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की क्या कर रहा हूँ? बात कर रहा हूँ। तो ये चीजें याद रखनी है आपने कि ये कौन सी स्टेट है जिसने ऐसी स्कीम स्टार्ट की है, किसके लिए की है? ताकि यूथ जो है उनके अंदर जो है वो हम एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब उसमें बिजनेस करने की भावना जो है वो पैदा कर सकें। और वो भी किस चीज के अंदर? ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी या ग्लीन एनर्जी में जो है हम उसको लेके आ सकें। तो टारगेट है कि उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की जा सके या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए प्रेरित किया जा सके, जो कि रोजगार चाहते हैं या जो कि कोविड-19 के कारण क्या है? इफेक्ट है, या माइग्रेंट्स हैं, बाहर से आ गए हैं अपने देश में या अपने शहर में, तो हम उनको जो है वो क्या करें? ये प्रोवाइड करें। और क्या करना है कि उनको सोलर प्लांट दिया जाएगा 25 किलोवाट का, ताकि उनको कोई भी दिक्कत जो है वो किसी तरह की ना आए। हर बंदे को 25 किलोवाट का यूनिट जो है वो दिया जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वो अपना काम जो है वो क्या कर सकता है?
स्टार्ट कर सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, काम कर स्टार्ट कर सकता है। और ये स्टेट दोस्तों कौन सी है? उत्तराखंड है। याद रखोगे कौन सी स्टेट है? उत्तराखंड है। चीफ मिनिस्टर आपको पता ही है उत्तराखंड के त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं। और साथ ही साथ आपने याद रखना है उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल, दैट इज द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। राजा जी नेशनल पार्क है यहाँ पे, राजा जी नेशनल पार्क। और यहीं पे जो है वो आपके पास वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क है, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। ये सारे के सारे कहाँ पे है? उत्तराखंड में। याद रखोगे इन चीजों को जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप देख सकते हो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, इन्होंने लॉन्च किया मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना, ताकि लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिल सके और उनको 25 किलोवाट का यूनिट जो है वो सोलर पावर प्लांट जो है वो लगा के देंगे। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, विच स्टेट लॉन्च्ड जगन्ना विद्या कनुका स्कीम? याद रखना है, जगन विद्या कनुका स्कीम बहुत ही अच्छी स्कीम है। मतलब अगर आप इसको देखोगे एक अलग सा इनिशिएटिव करती है ये स्टेट। और इस पर क्या किया इन्होंने कि गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चों को क्या प्रोवाइड किया इन्होंने? किट्स प्रोवाइड कर रहे हैं ये, ताकि कोविड-19 के कारण जो है वो अब काफी जो पेरेंट्स हैं उनके पास पैसे नहीं थे अपने बच्चों के लिए चीजें प्रोवाइड करने के लिए। तो पहली कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा के बच्चों को ये सारी चीजें प्रोवाइड करेंगे, एक किट प्रोवाइड करेंगे जिसमें अलग अलग तरह की क्या होंगी? चीजें होंगी। और बहुत ही एक अलग सा इनिशिएटिव, अगर मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सी स्टेट है तो आप कहोगे बिल्कुल सर वो डिफरेंट सी स्कीम स्टार्ट करती है। और वो स्टेट कौन सी है दोस्तों? आंध्र प्रदेश। कौन सी स्टेट है? आंध्र प्रदेश। और आपको चीफ मिनिस्टर पता ही है, वाईएस जगन मोहन रेड्डी। मैं उनको स्माइलिंग चीफ मिनिस्टर कहता हूं क्योंकि वो हमेशा हंसते रहते हैं। और उन्होंने ये किट देनी है कितने बच्चों को? 42.32 लाख, मतलब ऑलमोस्ट 42 लाख गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को ये किट्स जो है वो क्या करेंगे? प्रोवाइड। क्योंकि आंध्र प्रदेश ने डिसाइड किया कि 2 नवंबर से हम स्कूल्स को खोल रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट बच्चों को फिर काफी चीजें चाहिए होंगी। तो ये क्या दे रहे हैं? एक तो कपड़ा दे रहे हैं ताकि 3 तरह की 3 यूनिफॉर्म्स जो है वो बन सके उस कपड़े से। दूसरा, एक पेयर शूज का दे रहे हैं, 2 पेयर सॉक्स दे रहे हैं, और एक टेक्स्ट बुक्स भी दे रहे हैं और नोटबुक्स भी दे रहे हैं उसमें, और एक स्कूल बैग दे रहे हैं। तो सारी चीजें तो प्रोवाइड की जा रही हैं जो भी स्कूल जाने के लिए चाहिए। तो सारी चीजें, इवन ये कपड़ा जो यूनिफॉर्म का दिया जाएगा उसको सिलाने का खर्चा भी जो है वो सरकार देगी और सीधा मदर के अकाउंट में जो है वो पैसे डाले जाएंगे। इतनी सारी चीजें जो है वो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से की जा रही है। पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगी ये स्कीम। और नाम याद रखना है, जगन्ना विद्या कनुका स्कीम। और आंध्र प्रदेश तो है ही फेमस स्टेट, आपको पता ही है। आंध्र प्रदेश में कृष्णा रिवर है, आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर डैम है कृष्णा रिवर के ऊपर। आंध्र प्रदेश में अगर आप देखोगे विशाखापट्टनम इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, विजयवाड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तिरुपति इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। यहीं पे अगर आप देखोगे हमारे पास कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, याद रख सकते हो कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सो ये सारी चीजें कहाँ पे मिलेंगी आपको? आंध्र प्रदेश में मिलेंगी। तो देख सकते हो यहाँ पे वाईएस जगनमोहन रेड्डी, और ये सारी चीजें जो है क्या की जाएंगी? प्रोवाइड की जाएंगी। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर, विच स्टेट लॉन्च स्वनिर्भर नारी? मतलब नाम से पता लग रहा है, स्वनिर्भर मतलब सेल्फ रिलायंट, नारी मतलब औरत। तो औरत को सक्षम बनाना है, तो ये स्कीम जो है वो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है? बेसिकली एक तरह का कैंपेन है कह लो, या वोमेन को इंपावर करना है। जो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज वोमेन है उनको क्या करना है? स्कीम से बेहतर बनाना है। इसमें क्या किया जाएगा? अलग अलग डिपार्टमेंट को कहा गया है कि हर तरह का काम जो है वो औरतों को दिया जाए ताकि वो क्या हो सके? सक्षम हो सके। मतलब ये आप कह सकते हो कि गांव के लेवल से लेके शहर के लेवल तक सब तरह पे जो है वो सारे के सारे डिपार्टमेंट्स इसमें क्या करेंगे? इंप्लीमेंट इसको करेंगे। सिर्फ इतना कि याद रखना है, स्वनिर्भर नारी जो है वो क्या चीज है? तो वो असम ने जो है वो क्या किया है? उसको स्टार्ट किया। याद रखना है किसने स्टार्ट किया है? असम ने। और चीफ मिनिस्टर दोस्तों आपको पता ही है, सर्बानंद सोनोवाल जी, उन्होंने इसको स्टार्ट किया है ताकि इकोनॉमिकली जो वीकर औरतें हैं उनको हम क्या कर सके? एम्पावर कर सकें। और असम वैसे भी बहुत फेमस है, यहाँ पे काजीरंगा नेशनल पार्क, यहाँ पे ओरांग नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क और द टाइगर रिजर्व यू कैन से, दिब्रू सैखोवा बायोस्फीयर रिजर्व, जो 18 बायोस्फीयर रिजर्व है पूरे इंडिया में, उसमें एक दिब्रू सैखोवा भी है। यहाँ पे आपको मिलेगा मजौली आइलैंड, मजौली रिवराइन आइलैंड, जो रिवर से बना हुआ है, ब्रह्मपुत्र से बना हुआ है। तो असम के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं अगला क्वेश्चन, द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ द ग्रेटर मुंबई दैट इज एमसीजीएम हैज कोलैबोरेटेड विद विच कंपनी टू मार्क कंटेनमेंट जोन इन मुंबई ऑन मैप्स? ताकि जो मुंबई का एरिया है उसमें मैप्स में कंटेनमेंट जोन जो है वो आप क्या कर दो? मार्क कर दो। मार्क करोगे तो लोगों को पता लग जाएगा भाई इस एरिया में नहीं जाना, यहाँ पे कोविड के पेशेंट्स हैं, तो हमें जो है वो दिक्कत हो सकती है। इसीलिए जो है वो वहां पे क्या किया गया है? एक जो टाई अप है वो साइन किया गया, वो बाय डिफॉल्ट मैप से रिलेटेड है, तो किससे किया गया होगा? गूगल से किया गया। तो ये गूगल से टाई अप जो है वो किया गया ताकि ये जो है वो क्या किया जा सके? इसको टैग किया जा सके। तो सिंपल है न्यूज, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है क्योंकि मैप से रिलेटेड है, तो आप कह सकते हो गूगल। बस ऑप्शन कंफ्यूज कर सकता है, ये मैप इंडिया या मैप ऑफ इंडिया अगर ऐसा कुछ डाल देते हैं तो कंफ्यूज हो सकते हो।
तो आप देख सकते हो पिक्चर से कि गूगल कोलैबोरेशन किया है इसने बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से, और इन्होंने जो है वो ये किया है कि गूगल के अंदर जो है वो मैप्स को क्या करेंगे, वहां पे कोविड-19 से कंटेनमेंट जोन के जो एरिया हैं उसमें टैग किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज आते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट सेक्शन में मार्क कर लो, ये है इंडिया पोस्टल वीक। मतलब ये नेशनल पोस्टल वीक बनाया जा रहा है 9 अक्टूबर से लेके 15 अक्टूबर तक। 9 अक्टूबर से क्यों स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि 9 अक्टूबर को होता है वर्ल्ड पोस्ट डे। क्या होता है दोस्तों, वर्ल्ड पोस्ट डे। अब आप कहोगे सर इस पोस्टल वीक की जो है वो बनाने की जरूरत जो है वो क्या है। ये बेसिकली दोस्तों नेशनल लेवल पे जो है मनाया जा रहा है, पूरा हफ्ता जो है मनाया जाएगा। और इवन इसमें ये बताया जाता है कि किस तरह से जो है रोल एंड एक्टिविटीज जो है वो पोस्टल नेटवर्क से रिलेटेड है। पब्लिक और मीडिया जो है वो नेशनल लेवल से किस तरह से प्रभावित है पोस्टल नेटवर्क से, और किस तरह से इसको यूज कर रहा है, उसके बारे में लोगों को अवेयर किया जाएगा। तो आपने याद रखना है नेशनल पोस्टल वीक। और 9 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, 9 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड पोस्ट डे या वर्ल्ड पोस्टल डे। वो भी आप देख सकते हो यहाँ पे वर्ल्ड पोस्ट डे 9 अक्टूबर को जो है वो मनाया जाता है। और ऐसा पहली बार हो रहा है कि वर्ल्ड पोस्ट डे जो है वो मनाया जा रहा है, पहली बार हो रहा है कि वर्ल्ड पोस्ट डे जो है वो मनाया जा रहा है, और 9 अक्टूबर को इसको मनाया जा रहा है। वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, तो इसमें कुछ याद करने वाला नहीं है कि वर्ल्ड पोस्ट डे क्यों मनाया जा रहा है। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि किस तरह से सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पोस्टल या पोस्ट सर्विस का क्या बेसिकली योगदान है, वो लोगों को जो है वो बताया जाएगा इसके अंदर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपने याद रखना है कि पहली बार मनाया गया इसलिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं, एक नया सेक्शन हमने कल इंक्लूड कर दिया था न्यूज के अंदर कि जिस न्यूज को आपने याद नहीं रखना, सिर्फ पढ़ना है, ताकि मुश्किल टाइम में अगर एग्जामिनर ने र्यूड होकर क्वेश्चन डाल दिया तो आपको बाय चांस ऑप्शन देख के याद आ जाए। बस इतना मेरा लक्ष्य है कि वो पूरा हो जाए, बस और कुछ नहीं है इसमें। वर्ल्ड एग डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन द सेकेंड फ्राइडे ऑफ द अक्टूबर। सेकेंड फ्राइडे ऑफ द अक्टूबर मनाया जाता है वर्ल्ड एग डे, और इस बार 9 अक्टूबर को आया सेकेंड फ्राइडे, तो बाय डिफॉल्ट कब मनाया गया, 9 अक्टूबर को मनाया गया। अब इसकी खासियत क्या है, ये नाम से पता लग रहा है, एग के बेनिफिट्स बताए गए होंगे, तो इसका मतलब इट इज जस्ट टू रेज अवेयरनेस ऑफ बेनिफिट्स ऑफ एग्स एंड देयर इंपॉर्टेंस इन द ह्यूमन न्यूट्रिशन, कि ह्यूमन न्यूट्रिशन में एग्स का भी कितना योगदान है वो बताया गया है। तो नेक्स्ट है प्रोड्यूसर एंड वेटरन मराठी एक्टर दैट इज द अविनाश खरिश्कर, उनका देहांत हो गया, जो कि अपनी उम्र के लिए जाने जाते थे, जो कि हास्य मजाक के लिए जाने जाते थे। और बस इतना याद रखना, एक तो नाम, एक मराठी एक्टर थे, ये दो चीजें आप याद रखोगे। तीसरा है कि मोदी जी ने एक इन्वेस्ट इंडिया कॉन्फ्रेंस के अंदर अपना लेक्चर दिया है, और वो कहाँ पे इनॉग्रेट की गई थी, कनाडा में। तीसरा है हमारे पास कि ज्ञान सर्कल वेंचर्स ट्रिपल आईटी सीरी सिटी में जो है वो निशांक जी ने कार्यक्रम का आयोजन किया था, वहां पे उन्होंने उद्घाटन किया उसका। ये चीज आप याद रखोगे, और कोई इसमें कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही कोई याद रखने वाली, इसलिए मैं नाम दे देता हूँ इसको नॉट टू रिमेंबर। तो ये थे हमारे पास 10 तारीख के बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। अगर आपको अच्छे लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, 300 लाइक्स दें गाइस, ताकि हम और भी तरह का कंटेंट बना सकें। और बहुत ही जल्दी जो आपकी पेंडिंग वीडियोस हैं, लाइक जितनी भी पेंडिंग वीडियोस हैं वो एक आधे दिन के अंदर जो है वो पूरी कर दी जाएंगी। खास करके हिंदी सेक्शन से मैं बात कर रहा हूँ, हिंदी सेक्शन की वीडियोस बहुत ही जल्दी जो है वो पूरी कर दी जाएंगी। और अफेयर्स क्लाउड का ये प्रॉमिस है कि ये जनरल अवेयरनेस सेक्शन को आपको बूस्ट करेगा, और साथ ही साथ ये मेरा पर्सनल प्रॉमिस है कि एक महीने तक अगर आप लगातार वीडियोस को देखोगे, एक महीने तक लगातार अफेयर्स क्लाउड की पीडीएफ को पढ़ोगे, तो आपका करंट अफेयर सेक्शन जो है वो स्ट्रांग हो जाएगा, और उसमें कोई भी क्वेश्चन चांस होने के गलत होने के चांसेस जो है वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर। घर पे आराम करो और पढ़ो अफेयर क्लाउड से करंट अफेयर, कोई भी अफेयर क्लाउड करंट अफेयर जो है वो छूटने नहीं देगा। थैंक यू वेरी मच।